जिम्नोस्पर्म, लास्ट टाइम हम लोगों ने इसका क्लासिफिकेशन कर लिया था। आज हम लोग इसके मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम आपको स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट में डिफरेंस बता चुके हैं। स्पोरोफाइट क्या है? प्लांट प्रोड्यूसिंग स्पोर्स। गैमेटोफाइट क्या है? प्लांट प्रोड्यूसिंग गैमीट्स। कहाँ स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है गैमेटोफाइट पे, कहाँ गैमेटोफाइट डिपेंडेंट है स्पोरोफाइट पे। ये पूरे प्लांट के क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ग्रेजुअल चेंजेस कहाँ कहाँ पे देखने को मिल रहे हैं हम लोग देखते आ रहे हैं। फिलहाल हम मेन प्लांट बॉडी की बात करेंगे। तो जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो डाइवर्सिफाइड होता है, वेल इलेबोरेटेड होता है, डेवलप्ड होता है। इसमें आपको वेल डेवलप्ड रूट देखने को मिलेंगे, वेल डेवलप्ड स्टेम देखने को मिलेगा और लीव्स भी देखने को मिलेंगे। यहाँ थैलॉइड स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा। थैलॉइड में मैंने बताया था द होल प्लांट इज ए लाइक मींस यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन रूट, stem and leaves, but here the plant body is well developed. It is having root, well developed root, as well as stem and as well as leaf. ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसके रूट के बारे में जानेंगे। जनरली यहाँ पर टैप रूट देखने को मिलते हैं। दो तरह के रूट्स आप लोग देखे होंगे, पढ़े होंगे छोटे क्लासेस में भी। टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट क्या होता है? ज्यादा डीपर जाता है, ज्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और बात करते हैं एडवेंटिशियस रूट की, तो बेसिकली एडवेंटिशियस रूट ज्यादा डीपर नहीं जाते हैं, कई सारे ब्रांचेस में होते हैं और ज्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ इन कंपैरिजन टू टैप रूट, वो ज्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड नहीं करते हैं प्लांट को। ठीक है, तो यहाँ पर जनरली कैसा रूट देखने को मिलता है? टैप रूट देखने को मिलता है। कुछ जो इसके जेनरा है, कुछ जीनस है इसके या कुछ स्पीसीज हैं इसके, जिनमें आपको इनके रूट के साथ फंगल एसोसिएशन देखने को मिलता है। फंगल एसोसिएशन का मतलब ये इनके रूट में रूट नोड्यूल्स बनाते हैं और उनके रूट में प्रेजेंट होकर के अलग अलग तरह का फंक्शन करने का काम करते हैं। तो फंगस के साथ ये एसोसिएट हो जाता है, यानी इनके रूट में फंगस एसोसिएट हो जाता है और ऐसे रूट को हम लोग क्या कहते हैं? माइकोराइजा। क्या कहते हैं? माइकोराइजा। याद रखिएगा, ये एमसीक्यू के लिए बहुत अच्छा है, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। माइकोराइजा कहाँ पर देखने को मिलता है? जिम्नोस्पर्म में। जैसे एक स्पीसीज है पाइनस, पाइनस में आपको माइकोराइजा देखने को मिलेगा, यानी रूट के साथ जब फंगस का एसोसिएशन हो तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? माइकोराइजा। कहीं कहीं पर कुछ स्पेशलाइज छोटे स्पेशल रूट्स होते हैं, छोटे रूट्स होते हैं जिनको हम लोग कोरोलॉइड रूट कहते हैं। इससे पहले भी हम आपको कोरोलॉइड रूट के बारे में बता चुके हैं। कोरोलॉइड रूट किस में देखने को मिलता है? साइटस में देखने को मिलता है। यहाँ जिम्नोस्पर्म में दो स्पेसीज आपको खास करके पढ़नी है, यहाँ भी और आगे भी। पूरा आप जितना कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, अगर आप साइकस पाइनस पढ़ लिए तो जान लो 70% से ज्यादा क्वेश्चन ये साइकस और पाइनस से ही आते हैं। तो साइकस में आपको देखने को मिलता है कौन सा? कोरोलॉइड रूट। जबकि पाइनस में कौन देखने को मिलता है? माइकोराइजा। अच्छा, डिफरेंस क्या है? माइकोराइजा में आपने फंगल एसोसिएशन देखा, फंगी को देखा वहां पर, जबकि कोरोलॉइड रूट में क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले साइनोबैक्टीरिया वहां पर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एनाबिना। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। समझ में आया? नाइट्रोजन फिक्सेशन हम लोग अलग से पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल में कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता कैसे है। ठीक है, अच्छा, और साथ साथ इन कोरोलॉइड रूट में लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं। लेंटिसेल्स क्या होते हैं? एक्चुअली ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? पोर्स होते हैं, जो बेसिकली ट्रांसपिरेशन में या रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, जो रेस्पिरेशन लेंटिसेल्स से हो रहा है या जो ट्रांसपिरेशन लेंटिसेल्स की मदद से हो रहा है, उनको हम लोग लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन या लेंटिकुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। तीन तरह के स्ट्रक्चर्स हैं जो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। पहला स्टोमेटा, दूसरा लेंटिसेल्स और तीसरा होता है क्यूटिकल। स्टोमेटा से स्टोमेटल रेस्पिरेशन या ट्रांसपिरेशन, लेंटिसेल से लेंटिकुलर रेस्पिरेशन या ट्रांसपिरेशन और क्यूटिकल से क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन या रेस्पिरेशन। क्यूटिकल एक एक्सटर्नल लेयर होती है। ठीक है, तो लेंटिसेल्स। अब रूट के बारे में हम लोग समझ गए, आते हैं हम कहां पर? स्टेम पर। स्टेम बेसिकली अनब्रांच भी हो सकते हैं और ब्रांच भी हो सकते हैं। अनब्रांच, अब ये देखो फिर से एक एमसीक्यू, अनब्रांच किसमें? साइकस में देखने को मिलेगा और ब्रांच किस में देखने को मिलेगा? पाइनस में देखने को मिलेगा, सिट्रस में देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा किस तरह का? ब्रांच स्टेम। ठीक है, स्टेम्स क्या होंगे? ब्रांच होंगे। और अनब्रांच कहाँ पर होंगे? साइकस। ठीक है, जैसे ये मान लो मेन स्टेम है, ये ब्रांच हो गए। ठीक है, और बाकी या ये ब्रांच हो गए और बाकी ये स्टेम हो गया, ये ऐसे समझ में आया? अब दो तरह के, अगर हम जिम्नोस्पर्म पढ़ते हैं तो जिम्नोस्पर्म में ब्रांचेस दो तरह से होते हैं। एक
जो लॉन्ग शूट होते हैं और एक जो डॉर्फ शूट्स होते हैं। लॉन्ग शूट का मतलब जिनकी लंबाई बहुत ज्यादा होती है, और डॉर्फ शूट्स, डॉर्फ मतलब होता है बौना, जिनकी लंबाई छोटी होती है कंपैरिजन में लॉन्ग शूट की। तो लॉन्ग शूट लंबा कैसे हुआ, लंबाई कैसे बढ़ी, जिनमें अनलिमिटेड ग्रोथ देखने को मिलेगा वहां पर क्या होगा, लॉन्ग शूट देखने को मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब ग्रोथ अनलिमिटेड होगा तो शूट की लंबाई अपने आप बढ़ जाएगी। डॉर्फ शूट की बात करते हैं, ग्रोथ यहाँ पर क्या होता है, लिमिटेड होता है, जिसकी वजह से इसका साइज क्या हो जाता है, छोटा रह जाता है। रूट समझ लिए, स्टेम समझ लिए, अब आते हैं हम लोग लीफ, क्योंकि इसमें स्पोरोफाइट में मेन प्लांट बॉडी के जिम्नोस्पर्म में रूट, स्टेम और लीफ तीन ही स्ट्रक्चर हमको देखना है। रूट समझ लिया, स्टेम समझ लिया, लीफ समझते हैं। लीव्स सिंपल भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं। अच्छा, एक स्पीसीज जैसे मैंने बोला था साइकस और पाइनस आपको ज्यादातर पढ़ना होगा। साइकस की बात करते हैं, साइकस में डाइमॉर्फिक लीव्स पाए जाते हैं दो तरह से। कौन कौन सा, फॉलिएज या एसिमिलेटरी लीव्स, और दूसरा स्केल लीव्स। ठीक है, दो अलग अलग लीव्स हैं, फॉलिएज और एसिमिलेटरी। अच्छा, सबसे खास बात जो मेन पॉइंट है ध्यान देने लायक, वो है जीरोफिटिक एडाप्टेशन। प्लांट में जीरोफिटिक एडाप्टेशन, जीरोफिटिक जीरो फाइट से बना है। जीरो मतलब जीरो वाटर और फिटिक फाइटोन, फाइटोन मतलब प्लांट। ऐसे प्लांट जिनको वाटर कंटेंट कम मात्रा में चाहिए, ना के बराबर चाहिए, उनको हम लोग कहते हैं जीरोफाइट प्लांट। और वो जीरोफाइट प्लांट कैसे बनते हैं, एडाप्टेशन के कारण बनते हैं। वो एडॉप्ट कर लेते हैं, अपने आप को ऐसा बना देते हैं कि उनको वाटर कम से कम जरूरत में भी वो आराम से सस्टेन कर सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, कैसे, इनमें वेल एडाप्टेड लीव्स होती है। क्या होती है, एडाप्टेड लीव्स होती है। अब ये लीव्स एडाप्टेड होती है, यानी कि इनके लीव्स में कुछ इस तरह के चेंजेस पाए जाते हैं जिसकी वजह से इनमें जीरोफिटिक एडाप्टेशन देखने को मिलेगा। भाई वाटर, जीरोफिटिक एडाप्टेशन डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, वाटर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, वाटर से। और पानी कम से कम प्रयोग करना है, तो पानी कम से कम प्रयोग तब होगा जब पानी का लॉस कम से कम होगा। तो वो कैसे होगा, वहां पर हम देख सकते हैं कि इनमें एडाप्टिव लीव्स होती हैं जो एक्सट्रीम टेम्परेचर में, एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी में और एक्सट्रीम विंड में क्या करती हैं, विथस्टैंड, यानी कि इन प्लांट को सर्वाइव करने में हेल्प करने का काम करती। और ये तीनों देखो, ये तीनों फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपिरेशन के रेट को इफेक्ट करते हैं। दे आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। टेम्परेचर बढ़ेगा, ट्रांसपिरेशन बढ़ जाएगा। ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, ट्रांसपिरेशन घट जाएगा। विंड बढ़ेगा, ट्रांसपिरेशन बढ़ जाएगा। क्योंकि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और विंड बढ़ने पर ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने पर ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा, विंड ह्यूमिडिटी में घट जाए। कैसे, मान लो ये लीव है, ठीक है, इसका स्टोमेटा मान लेते हैं, यहाँ पर स्टोमेटा है। अब क्या हुआ, वेपर बन के यहाँ से निकला, लेकिन ह्यूमिडिटी है, तो ह्यूमिडिटी है यानी एयर का अमाउंट क्या है, कम है। ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ह्यूमिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विंड है ना, है कि नहीं है। तो ह्यूमिडिटी जब बढ़ी तो विंड क्या होगा, कम होगा, और जब विंड कम होगा तो इस वेपर इज अ फॉर्म ऑफ गैस। अब यहाँ पर पानी वेपर में बदल चुका था, इस वेपर को हटाने वाली हवा ही नहीं है। तो जब सरफेस की हवा गैस हटेगी ही नहीं तो बाकी के ट्रांसपिरेशन कैसे होंगे, ट्रांसपिरेशन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ गया तो पानी ज्यादा से ज्यादा चाहिए प्लांट के टेम्परेचर को भी रिटेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा, ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा, विंड बढ़ेगा, ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा। तो ये लीव्स होते हैं जो इन एक्सट्रीम कंडीशंस में भी जिम्नोस्पर्म को स्टैंड करने में हेल्प करते हैं। जैसे कोनिफेरल्स क्लासिफिकेशन में बताया था, कोनिफेरल्स, ठीक है। कोनिफर्स में निडल लाइक लीव्स होते हैं। अब बताओ, एक पौधा है जिसमें सुई की तरह क्या है, पत्तियां हैं, तो बर्फ या कोई भी चीज उस पर सस्टेन कर पाएगी, रह पाएगी नहीं। सारी चीजें जो है कुछ भी लीफ पर रह नहीं पाएगा। और सुई की तरह पत्तियां ऐसे जो फ्लैट थी वो एक्चुअली क्या हो गई, मुड़ गई, रोल्ड हो गई और निडल लाइक हो गई। तो जब सरफेस एरिया घट गया तो धूप, टेम्परेचर, सारी चीजें उस पर कम इफेक्ट करेंगी, तो ट्रांसपिरेशन भी क्या होगा, कम होगा। तो निडल लाइक लीव्स होते हैं जो क्या कर देते हैं, एक्चुअली सरफेस एरिया को रिड्यूस कर देते हैं, जिससे वजह से ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है और जीरोफिटिक एडाप्टेशन में प्लांट शो करते हैं। इसके अलावा इनमें क्यूटिकल की थिक लेयर होती है या इनमें स्टोमेटा सनकेन होते हैं, सनकेन स्टोमेटा छोटे, ठीक है, वो स्टोमेटा होते हैं जो एक्चुअली क्या करते हैं, वाटर के मतलब वाटर लॉस को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, जिससे कि वाटर प्रॉपर अमाउंट में प्लांट में सस्टेन कर पाता है।